ये सब क्या है जी? आपने वकील साहब को घर पर किस लिए बुलाया था? बीना जी अपने पति से सवाल करते हुए बोली। तो राम किशोर जी गंभीर आवाज में बोले, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी सारी संपत्ति बहू के नाम कर दूंगा। तो बस इसीलिए मैंने वकील साहब को बुलाया है। जिंदगी का क्या भरोसा, कल को हमें कुछ हो जाए तो क्या होगा? हमारी सारी संपत्ति हमारा वो नालायक बेटा हड़प लेगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये काम अभी ही करवा लेता हूँ। मैंने वकील साहब को सब समझा दिया है। जल्दी ही पेपर तैयार हो जाएंगे। इतना सुनकर बीना जी गुस्से से आग बबूला हो उठी और कहने लगी, मैंने तो उस समय सोचा था कि आप ऐसे ही गुस्से में बोल रहे हैं। भला कोई अपनी संपत्ति बहू को देता है क्या? बहू को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बहू जॉब कर ही रही है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है। हमारा सब कुछ हमारे बेटे का है। अगर उसे कोई और लड़की पसंद आ गई है तो इसमें आखिर उसकी क्या गलती है? रामकिशोर जी गुस्से में कहने लगे, इससे पहले भी तुम्हारे बेटे को कोई और लड़की पसंद आई थी। उस समय हमने उसे एक और मौका दिया था, लेकिन अब वो फिर से दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। इस बार जब बात सामने आई तो उस लड़की के लिए उसने हमें ही ठोकर मार दी और बहू का उसने दिल दुखाया है। बहू की जगह अगर हमारी खुद की बेटी होती तो भी तो हम यही करते। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मेरा सब कुछ मेरी बहू का होगा। आखिर इन सब में उसकी क्या गलती है? हम खुद सामने से उसके घर पर रिश्ता लेकर गए थे। हमने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की है, तो उसके बारे में हमें ही सोचना होगा ना। बहू हमारी ही जिम्मेदारी है। बहू हमसे कितना प्यार करती है, हमारा कितना ध्यान रखती है। बुढ़ापे में तुम्हारा ये नालायक बेटा हमारा ध्यान रखने के लिए नहीं आएगा। ये सुनकर वो सन्न रह गई और कहने लगी, देखिए जी, मैं मानती हूँ कि बहू के साथ गलत हुआ है। बहू ने तलाक भी तो ले लिया है ना। इतना काफी नहीं है क्या? हम थोड़ी बहुत रकम बहू को दे देंगे। पूरी संपत्ति आप उसे मत सौंपिए। बेटा जैसा भी है अपना खून है। मैं क्या बोल रही हूँ कि बहू की जिंदगी केवल दौलत के सहारे थोड़े ना कटेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम बहू की दूसरी शादी करवा देते हैं, तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। ये बात सुनकर राम किशोर जी सोच में पड़ गए और कहने लगे, ये बात तो बिल्कुल सही है। इंसान को जीने के लिए केवल दौलत नहीं, किसी साथी की जरूरत भी होती है। मैं बहू से इस बारे में बात करूंगा। शाम को जब नीरजा ऑफिस से वापस आई तो काफी थकी हुई लग रही थी। रामकिशोर जी पहले से ही चाय बनाकर तैयार बैठे थे। चाय पीते पीते बातों ही बातों में वो कहने लगे, बहू, तुम सारी जिंदगी ऐसे अकेले तो नहीं बिता सकती ना। तो हमने सोचा है कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं। ये सुनकर नीरजा के हाथ से चाय छलकते छलकते बची और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, पापा जी, अब मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मुझे तो किसी पर भरोसा ही नहीं होता। मैंने राजीव को इतना प्यार दिया था, लेकिन वो मुझे छोड़कर किसी और औरत के पीछे चला गया। तो क्या गारंटी है कि मैं दूसरी शादी करूंगी तो वो इंसान मुझसे प्यार करेगा, मेरे प्रति वफादार रहेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है पापा जी। मेरे लिए आप दोनों ही काफी हैं। क्या अब मैं आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ, जो आप मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? बोलते बोलते उसकी आवाज रुक गई थी। बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। उसकी परवरिश उसके मामा जी ने की थी। मामी भी उसे प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन मामी के स्वर्गवास के बाद मामा जी को वो बोझ लगने लगी थी और उन्होंने जल्दी ही उसकी शादी करवा दी। कुछ सालों के बाद मामा जी का भी स्वर्गवास हो गया। अब मामा जी के घर में उनके बेटों का राज चलता था और वे नीरजा को पूछते भी नहीं थे। लेकिन इधर नीरजा को अच्छे सास ससुर मिले थे। पति भी उसे खूब प्यार करता था। तो जिंदगी की गाड़ी सरपट भागती जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन नीरजा को पता चला कि उसके पति का किसी से अफेयर है।
उस समय घर में खूब हंगामा हुआ। उस समय तो राजीव ने माफी मांगी, तो सब ने उसे माफ करके एक और मौका दिया था। लेकिन इधर 8 महीने पहले ही पता चला कि वो फिर से किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो इस बार रामकिशोर जी ने उसे सीधे सीधे घर से निकल जाने के लिए कह दिया था। तो उसने भी गुस्से में ये कहते हुए घर छोड़ दिया कि मेरी जिंदगी मैं किसके साथ बिताना चाहता हूं, ये फैसला मेरा होना चाहिए, आप लोगों का नहीं। उस समय तो नीरजा सन्न रह गई थी कि पति को क्या उसकी जरा भी परवाह नहीं है, जो वो उसे इस तरह छोड़कर चला गया, वो भी किसी पराई लड़की के लिए। खैर, उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया था। अपने ससुर जी के कहने पर उसने अपना समय बिताने के लिए जॉब ढूंढनी शुरू की और अब वो काम पर भी जाने लगी थी। रामकिशोर जी ने तो उसी समय घोषणा कर दी थी, तू घर छोड़कर जाएगा तो अपनी संपत्ति में से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लेकिन राजीव को लगता था कि उसकी माँ उसे इतना प्यार करती है तो वो ऐसा होने नहीं देगी। और सचमुच बीना जी अब जिद पर अड़ रही थी कि बेटे को संपत्ति मिलनी ही चाहिए। उन्हें ये बात जरा भी हजम नहीं हो रही थी कि किसी पराये घर से आई लड़की को सारी संपत्ति दी जाए। इसलिए वो सोच रही थी कि मैं बहू की शादी करके विदाई कर दूंगी तो सारी संपत्ति बच जाएगी। इसलिए वो बार बार बहू पर भी दबाव बनाने लगी कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम तो केवल तुम्हारी खुशी चाहते हैं। लेकिन नीरजा दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। इसी बीच एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। रामकिशोर जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था। उसने नमस्ते करते हुए कहा, मेरा नाम रमन है और मैं नीरजा के ऑफिस में काम करता हूं। उन्होंने उसे भीतर बुलाया। तब उसने झिझकते हुए कहा, मैं नीरजा को पसंद करता हूं, लेकिन वो कहती है कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर रामकिशोर जी सोच में पड़ गए। वो कहने लगे, तुम्हें नीरजा के बारे में सब पता है? वो हमारी बहू है। वो कहने लगा, हाँ मुझे सब पता है। नीरजा ने मुझे सब बता दिया और इनकार भी कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। तब बीना जी उसके लिए खुशी खुशी चाय बनाकर ले आए और कहने लगी, बेटा हम भी यही चाहते हैं कि बहू की दूसरी शादी हो जाए। हम तो बहू के जीवन में खुशियों के रंग देखना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, हम उसे मनाएंगे। रामकिशोर जी भी थोड़ा संकोच में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो रमन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बीना जी से कहा, पहले मुझे इस लड़के के बारे में छानबीन करने दो। वैसे तो अपने बेटे के बारे में ही हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ी छानबीन तो करनी पड़ती है ना। उन्होंने एक सप्ताह तक अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को बोलकर रमन के बारे में छानबीन करवाई। तो पता चला कि रमन के परिवार में केवल उसके पिताजी हैं। उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था और 1 साल पहले तक उसकी माँ लकवाग्रस्त थी। इसलिए कोई भी रिश्ता आता था तो रमन की शादी नहीं हो पा रही थी। अब रमन शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ये सब जानकर उन्हें अच्छा लगा और वो सोचने लगे कि रमन चाहता तो शादी करके अपनी अलग दुनिया बसा सकता था, लेकिन माँ की देखभाल के चक्कर में वो कुंवारा ही रह गया। तो लड़का अच्छा ही है। उन्होंने नीरजा से बात करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी कसम देकर नीरजा को इस विवाह के लिए तैयार किया। जब नीरजा ने सहमति दे दी तो बीना जी का मन खुशी से खिल उठा कि अब तो बहू की विदाई हो जाएगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के लिए बची रह जाएगी। लेकिन जब नीरजा की शादी के बाद रामकिशोर जी ने उसे अकेले में अपने कमरे में बुलाया और उसकी ओर एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, बहू ये रख लो,
सारी प्रॉपर्टी की हकदार तुम हो। तब बीना जी के पैरों तले जमीन ही सरक गई। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि बहू की शादी के उपहार में उनके पति उसे संपत्ति के कागजात दे देंगे। नीरजा इनकार करते हुए कहने लगी, नहीं पापा जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, वही मेरे लिए काफी है। तब वो भरे गले से बोले, मैं तो उसी दिन समझ गया था कि मेरा कोई बेटा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बेटी है। अब तू मेरी बहू नहीं, बल्कि बेटी है। आज मैंने तुम्हारा कन्यादान किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करो। नीरजा बहुत भावुक हो गई थी। रामकिशोर जी कहने लगे, तुम ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, तो हम अपने बुढ़ापे की लाठी को ही मजबूत बना रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने उसे पेपर देने चाहे, तो नीरजा कहने लगी, तो ठीक है, आपने वसीयत तो बनवा ही ली है, तो ये वसीयत आप अपने पास ही रखिए। बाद में मुझे एक कॉपी भिजवा दीजिएगा। मुझे बस आप लोगों का प्यार ही चाहिए। इतना कहकर वो अपने ससुर जी के पैर छूने लगी, तो उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक कर उनके पैरों को भिगो गए। इधर बीना जी हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, क्योंकि उनकी चाल ही उल्टी पड़ गई थी। हालांकि धीरे धीरे जब समय बीता, तब उन्हें पता चला कि बेटा तो उन्हें पूछता भी नहीं है। वही नीरजा हर सप्ताह उन लोगों से मिलने के लिए आती थी। कभी उन लोगों की तबीयत खराब होती तो नीरजा घर जाकर उनकी देखभाल भी करती थी। अब धीरे धीरे बीना जी को भी एहसास होने लगा था कि जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया, वो तो अपनी ही दुनिया में मगन है। नीरजा ही उन लोगों का ध्यान रख रही थी। नीरजा ने शादी से पहले ही रमन से ये वादा ले लिया था कि वो अपने सास ससुर की सेवा करेगी और उनका इस तरह से ध्यान रखेगी जैसे कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखती। तो रमन ने भी खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।